तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का और आपका एटम चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगी, मतलब मैं आप लोगों को बोहर का मॉडल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अगर आपने इससे पहले नहीं भी पढ़ा है ना कोई भी चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 101% आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो आपको ये तो पता ही है ना कि जो एटम होता है बेसिकली, वो एटम क्या होता है आप लोगों का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो आप लोगों का मैटर होता है ना, उस मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे ये देखो, ये मैटर है, तो इस मैटर को आप ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ। अब जब आप इसको ब्रेक कर दोगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उसी को हम लोग बोल रहे हैं एटम। लेकिन आपको पता है कि एटम को भी 3 सब अटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा जा चुका है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसका मतलब एक एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं, उनके लिए बहुत साइंटिस्ट ने अपने मॉडल ऑफ एटम दिए। तो इससे पहले हम थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम पढ़ चुके हैं, है ना, और हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम कुछ बातें नहीं समझा पा रहा था, वो बोहर का मॉडल अब समझाएगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं आपको देखो समझाता हूँ क्या हुआ। देखो, रदरफोर्ड का मॉडल कहाँ नहीं समझा पा रहा था, उन्होंने बोला कि जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, लेट से कोई इस तरीके से आपके पास में हाइड्रोजन गैस है। इस हाइड्रोजन गैस में से जब आप लाइट को पास करते हो, लाइट बोल लो, या फिर आप लोग किसको पास करते हो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास करते हो, है ना। आप चाहे तो लाइट बोल लो और चाहे तो आप लोग क्या बोल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल लो। ठीक है, तो जब आप लोग क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस में से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, मतलब जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है ना आपको, जैसे गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि जब इस हाइड्रोजन गैस में से मैं इस लाइट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कोई भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजो, चाहे लाइट को भेजो, तो हमने देखा कि हमें कुछ स्पेसिफिक ही वेवलेंथ वाली, मतलब कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली ही वेव मिल रही थी। वेवलेंथ तो समझते हो ना भाई, एक वेव की जो लेंथ होती है ना बेटा, जैसे ये वेव है, तो इस वेव की जो लेंथ होगी उसको वेवलेंथ हो बोलेंगे, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना, ये लैम्डा का सिंबल होता है। तो हमने देखा हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ प्राप्त हो रही है। जैसे मान लो आपके पास में 656.3 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ क्या हो रही है, मिल रही है ना, ये इसकी वेवलेंथ है, मतलब वेव की इतनी लेंथ मिल रही है आप लोगों को। या फिर आपको 486.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिल रही है, या आपको 434.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिल रही है। समझ पा रहे हो बात को, नैनो तो समझते हो ना आप लोग, 1 नैनो इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹। ठीक है, 1 नैनो इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो ना आप लोग यहाँ पे, कि आपको देखो यहाँ पे कुछ क्या हो रही है, स्पेसिफिक वेवलेंथ ही मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है बेटा आप लोग को, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रही है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, है ना। तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ क्यों मिल रही हैं, ये रदरफोर्ड को भी समझ में नहीं आया और बोहर को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। बोहर भी ये पता नहीं कर पा रहे थे कि यार आपको ना, जब हम हाइड्रोजन गैस में से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट को भेजते हैं, तो हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही क्यों मिलती हैं, है ना, हमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही क्यों मिलती हैं। तो उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ। अब उन्होंने बोला यार मेरे से तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, तो उन्होंने क्या करा, आर्टिकल में इस चीज़ को पब्लिश कर दिया कि अगर किसी में दम है तो बताओ भाई कि यही वेवलेंथ क्यों आ पा रही है आप लोगों की, बस बता दो। बाकी तो मैं उस पर फिर रिसर्च वगैरह कर लूँगा कि क्यों है, बट लेकिन ये बता दो कि अगर हम हाइड्रोजन गैस के चेंबर में से लाइट को अगर भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजते हैं, तो यही वेवलेंथ क्यों मिलते हैं। अब आपने ना केमिस्ट्री में जरूर एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, दैट इज़ योर बाल्मर या बामर। कई लोग इसको बाल्मर बोलते हैं, कहीं बामर बोलते हैं, भाई नाम है उसका, उसकी मम्मी जो बुलाती होंगी वही बुलाएंगे ना उसे। तो बामर ने बोला कि ये जो आप लोगों की वेवलेंथ मिल रही है ना बेटा आपको, ये जो वेवलेंथ आपको मिल रही है, ये वेवलेंथ के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को। कौन सा फॉर्मूला, उन्होंने बोला आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, 364.5, है ना, 364.5 एम स्क्वायर अपॉन में कितना, एम स्क्वायर माइनस 4,
है ना। आप बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोगों को ये वाली वेवलेंथ मिल जाएंगी। मतलब अब आपको m की अलग अलग वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। अब देखो m की वैल्यू ना आप लोग 2 भी नहीं रख सकते, क्यों? देखो m की वैल्यू 2 रखोगे ना तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 कितना होता है 0, और डिनोमिनेटर में तो कभी भी 0 नहीं होता ना। देखो ना, जैसे ये दिया ना आप लोग को, अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का m स्क्वायर माइनस 4 है। अब m की वैल्यू 1 तो रख ही नहीं सकते, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 कितना आ गया नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वेवलेंथ तो होगी ना भाई, वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होगी आप लोगों की। और m की वैल्यू आप लोग देखो 2 भी नहीं रख सकते, देखो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 भी कितना होता है 0। तो m की वैल्यू इन्होंने क्या बोला कि m की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट रखो, 3 से करना स्टार्ट करो, मतलब 3 से आप लोग इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो। जब आप m की वैल्यू ये रखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये वाली वेवलेंथ मिल जाएंगी। देखो मैं एक काम करता हूँ, एक बार m की वैल्यू 3 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, m की वैल्यू 3 पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जरा m की वैल्यू 3 पुट करना, 364.5 इंटू में m की जगह पे 3 रखेंगे ना तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो m की जगह पे 3 रख दिया ना मैंने, नीचे भी क्या चल रहा है m का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर चल रहा है, माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 364.5। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का 9, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 माइनस में कितना 4। तो बस अब इसको एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा, 9 5 से कितना 45, कैरी 4, 9 4 से 36 प्लस 4 कितना 44 आ जाएगा, और 9 3 से कितना 9 5 सा कितना आ गया था 45 कैरी 4, 9 4 से 36, 4 40 कैरी 4, 9 6 सा 54, और 4 ये भी है ना हमारे पास में तो 58 कैरी 5, और 9 3 सा 27, और 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का 32, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट मैंने लगा दी। 9 माइनस 4 कितना चल रहा है आप लोग का 5 चल रहा है। अब एक काम करो, इस चीज़ को ना 5, ये वाली जो पूरी चीज़ है ना बेटा आप लोग की, ठीक है, इस पूरी चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, देखो आप बताओ पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है ना, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 तो बढ़ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। अब आप इसको 5 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, देखो जब आप इस चीज़ को 5 से डिवाइड करोगे ना, इस वाली चीज़ को 5 से डिवाइड करो, जब 5 6 से 32 बचेगा, है ना, और 5 5 से 25, 3 बचेगा आपके पास में, 5 6 से 30, और 5 1 से कितना 5 बच जाएगा आप लोग का, और इसको डिवाइड करोगे तो 5 10 से कितना 50 बचेगा। अब 656.1 इसको ना 10 से डिवाइड करना जरा, 6561 को, इसको पता है ना मैंने क्या किया, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, मतलब इस चीज़ को भी आपने 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, और इसको 10 से डिवाइड करो जरा। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे ना, देखो 6561 है तो कितना आ जाएगा, जब आप 10 से डिवाइड करोगे 10 6 से 60, और ये बचेगा 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 10 5 से कितना आ जाएगा हमारे पास में 50, 6 में 0 गया 6 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, फिर 10 6 से कितना आ जाएगा आप लोग 61 में 0 गया 1 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर इधर 0, और फिर 10 1 से कितना आ जाएगा आपके पास में 10। देखो 656.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब आपने m की वैल्यू 3 रखी तो 656.1 है, सॉरी 1 नैनोमीटर। तो आप एक चीज़ देखो ना, 656.1 नैनोमीटर अगर आप लोगों का वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही बताओ, जब आपने m की वैल्यू 3 रखी, ये वाली वेवलेंथ मिल गई आप लोगों को। तो ऐसी आप m की अलग अलग वैल्यूज 3 4 5 रखते जाओगे ना तो ये वेवलेंथ आपको मिलती जाएंगी। अब देखो बामन ने ये तो बता दिया कि ये फॉर्मूला है, बामर ने ये तो आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को निकाल सकते हो। लेकिन यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता बताओ, कि ये फॉर्मूला ऐसे ही कैसे हम लोग रैंडम लिख लें। समझ पा रहे हो बात को? तो अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए बोहर ने क्या करे, अब अपने कुछ बातें उन्होंने बताई, और वही चीज़ें अब आपको पढ़नी है। यानी कि बोहर ने ना इस फॉर्मूले को बताने के लिए क्या करा, अब कुछ कैलकुलेशंस करी, ठीक है। अब वो इस फॉर्मूले को बताने के लिए आगे क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशंस करेंगे, और उन्हीं कैलकुलेशन को अब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हेडिंग डालो बोहर्स पोस्टुलेट, ये फॉर्मूला भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आया, टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। बोहर्स पोस्टुलेट मतलब बोहर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, और वो पोस्टुलेट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला कि जैसे देखा, जैसे आपके जो वो थे ना, कौन से रदरफोर्ड सर थे ना, रदरफोर्ड क्या बोल रहे थे कि जैसे आपके पास में न्यूक्लियस होता है ना बेटा, जैसे ये मान लो आपके पास में क्या है कि इस तरीके से न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अगल बगल इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकता है,
मतलब न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन बोहर ने क्या बोला, बोहर ने ये बात बिल्कुल फिक्स कर दी कि जैसे ये आपके पास में न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे, जैसे मान लो न्यूक्लियस से यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस है और इस फिक्स डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। मतलब बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करते, कहीं कहीं रिवॉल्व करते। समझ पा रहे हो बात को? मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह रिवॉल्व कर रहा होगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। वो डिस्टेंस कितनी होती है वो तो हमें अभी निकालनी है ना। बट बोहर ने क्या बोला, मैं भी आपको समझाऊंगा इस पॉइंट को। बोहर ने एक बात यहाँ पे बोली कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता तो है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट इन सम सर्टेन ऑर्बिट्स। वो मतलब कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमता है। ऑर्बिट्स मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है। ऑर्बिट्स बोल लो या फिर शेल्स बोल लो, ठीक है। मतलब जिन ऑर्बिट्स और सेल्स में घूमता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स या फिर सेल्स में घूमता है। समझ पा रहे हो बात को? और जो जब वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना, एंड ऐसा लिख लो आप लोग, ऑर्बिट्स और सेल्स, एंड अभी समझाऊंगा इस पॉइंट को, टेंशन मत लेना। एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड वाइल रिवॉल्विंग। अभी समझाऊंगा इस पॉइंट को, टेंशन मत लेना। वाइल रिवॉल्विंग while revolving in the ऑर्बिट। अब इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है बेटा, इस तरीके से हमने बोला ये आपके पास में न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस के अगल बगल देखो, जैसे मान लो न्यूक्लियस के यहाँ पे, न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, मान लो कोई डिस्टेंस है आप लोगों की r1 डिस्टेंस है। उस r1 डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, आप लोग का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फिर आपको इलेक्ट्रॉन दूसरे उसमें घूमता हुआ दिखेगा, इस तरीके से दूसरे ऑर्बिट में घूमता हुआ दिखेगा। फिर इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे तीसरी ऑर्बिट में घूमता हुआ दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को? फिर इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे फोर्थ ऑर्बिट में घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप बात को? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन देखो, अगर यहाँ फर्स्ट ये जो मैंने बनाए ना यहाँ पे गोल गोल, इनको बोलते हैं बेसिकली ऑर्बिट। इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हो आप लोग, इनको शेल्स भी बोल सकते हो, और या फिर इनको आप लोग एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। कई नाम होते हैं इनके, एनर्जी लेवल्स। समझ पा रहे हो बात को? केमिस्ट्री में तो आप इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते थे, खैर उसमें हमें नहीं जाना। मैंने ये बोला आप लोगों को कि जहाँ इलेक्ट्रॉन, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना आप लोगों का, उनको ऑर्बिट, सेल्स या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो आपका देखो फर्स्ट सेल में घूमेगा, या तो आपका सेकंड शेल में घूमेगा, या तो आपका थर्ड शेल में घूमेगा, या तो फोर्थ शेल में घूमेगा, या फिर फिफ्थ शेल में घूमेगा। मतलब 1 और 2 के बीच इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के बीच में भी घूम सकता है, 2 और 3 के बीच में भी घूम सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड ने बोहर ने ये बात बिल्कुल फिक्स कर दी कि इलेक्ट्रॉन या तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, या तो सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा, या तो थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा, और या तो फोर्थ ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बट इन सम सर्टेन ऑर्बिट्स। कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में ही वो घूमता है। सर्टेन मतलब कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में वो घूमेगा। ऑर्बिट समझ रहे हो ना? ऑर्बिट मतलब जो ये पाथ हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इन क्या बोल रहा है, एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड व्हाइल रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन क्या है आप लोगों का, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन आप लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा ना, तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। मान लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3.1 की एनर्जी से, 3.1 जूल की एनर्जी से, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ बस मैं इसको, है ना। मान लो कितनी एनर्जी से, 3.1 जूल की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किस में घूम रहा है, क्योंकि जूल में नहीं होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है एनर्जी। चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन आप लोगों का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से फर्स्ट सेल में घूम रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन आप लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी से घूम रहा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जब तक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी होगी ना, वो फर्स्ट ऑर्बिट पे ही घूमता रहेगा। आप अगर उसको एनर्जी दोगे तो वो दूसरी सेल में चला जाएगा।
समझ पा रहे हो बात को? मान लो आपने उसको उसको एनर्जी ना 3.1 से 4.1 तक दी थी, तो आपने उसको एनर्जी ज़्यादा कर दी ना, आपने उसको ज़्यादा एनर्जी दे दी। ज़्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में चला जाएगा, लेकिन जब तक उसको एनर्जी फिक्स है, मतलब अगर वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है तो फर्स्ट सेल में ही घूमता रहेगा बस। मतलब जब तक जिस ऑर्बिट में भी घूम रहा होगा उसकी एनर्जी फिक्स होगी। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है? मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब आप लोगों का किसी शेल में घूम रहा होता है ना, तो वो ना तो एनर्जी को लॉस करता है ना ही गेन करता है। अब जैसे मान लो देखो ना कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फर्स्ट शेल में घूम रहा है या फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा होगा। अगर आप उसे बाहर से एनर्जी दोगे तो वो ऊपर वाली शेल में चला जाएगा, लेकिन जब तक फर्स्ट सेल में घूम रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब आप लोगों का एक शेल में घूम रहा होता है ना, तो ना ही वो एनर्जी का लॉस करता है और ना ही वो एनर्जी का क्या करता है बेटा, गेन करता है। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आई है ना? तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लॉस और गेन एनर्जी while revolving while revolving इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे मान लो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बस वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ही घूमता रहेगा, ना तो वो एनर्जी को लॉस करेगा और ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। अब देखो यहीं पे इन्होंने क्या करा, यहीं पे इन्होंने रदरफोर्ड का जो रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा पा रहा था ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। देखो यहाँ पे रदरफोर्ड का एक मॉडल था ना, दैट वाज योर स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पा रहा था वो। कहाँ समझा पा रहा था बताओ आप लोग का? स्टेबिलिटी ऑफ एटम को थोड़ी ना समझा पा रहा था। कैसे? इन स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या, देखो जैसे ये आपका प्रोटॉन है ना, पॉजिटिव चार्ज है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट हुए थे, है ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास में एक पॉजिटिवली बॉडी और एक नेगेटिवली बॉडी है, तो नेगेटिव बॉडी आप लोगों का अगर पॉजिटिव बॉडी के पास में घूम रही है, तो वो धीरे 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 अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और कहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव बॉडी के पास चला जाएगा। मतलब नेगेटिव अपनी एनर्जी को लूज करेगा 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 और इस पॉजिटिव के पास में धंस जाएगा, मतलब पॉजिटिव के पास घुस जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि इस नेगेटिव ने अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर दी, और अगर इसने अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर दी तो इस तरीके से तो आपका एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना। सोचो, एटम में अगर देखो ये नेगेटिव चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। अब अगर इलेक्ट्रॉन धीरे घूमते 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 प्रोटॉन में समा जाएगा तो एटम एग्जिस्ट कहाँ करेगा फिर? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे इस बात को बोहर ने बिल्कुल फिक्स कर दिया। बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, मान लो जैसे ये आपका न्यूक्लियस है ना, अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आप लोग का फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो फिक्स एनर्जी से घूमेगा बस। उन्होंने ये बात फिक्स कर दी कि इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों का एक फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो फर्स्ट सेल में वो जब तक घूम रहा होगा वो एक फिक्स एनर्जी से घूम रहा होगा। जैसे मान लो अगर वो कितनी घूम रहा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है ना, अगर मान लो फर्स्ट सेल में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है, तो बस उतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी को लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। तो एनर्जी को लॉस और गेन करेगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा आप लोगों का, प्रोटॉन में नहीं जाएगा ना फिर तो। समझ पा रहे बात को? तो जो रदरफोर्ड का स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो नहीं हो पा रहा था, जो जो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम का जो पॉइंट था जो रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहे थे, बोहर ने बस उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन जब तक किसी सेल में घूम रहा है वो एक फिक्स एनर्जी से घूमेगा और ना तो एनर्जी को लॉस करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, बताओ। अच्छा, यहाँ पे जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं ना, इन ऑर्बिट्स को, मतलब जिन ऑर्बिट में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप उनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकते हो, या फिर कई लोग इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी फिक्स होती है ना, तो एनर्जी फिक्स होती है तो एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो उस सेल में एनर्जी उसकी फिक्स होगी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है ना, तो अगर वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है तो इतनी एनर्जी से घूमेगा। मान लो सेकंड सेल में अगर वो 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूम रहा है, तो 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से घूमता रहेगा, मतलब फिक्स एनर्जी से घूमता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको बोहर के क्लियर हो गए, बताओ। अब बोहर का तीसरा पॉस्टुलेट क्या कहता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है आप लोगों का कि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आप लोगों के, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल हो। मुझे पता है ये पॉइंट आपका बाउंस गया है सीधा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आराम से इसको समझाता हूँ। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन पर लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
only in those orbits, only in those orbits, है ना। इलेक्ट्रॉन बेटा आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, where the angular momentum, where the angular momentum ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा। अब मुझे पता है आपने फिजिक्स तो पढ़ी नहीं है 11th में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एंगुलर मोमेंटम को मैं आपको समझा दूंगा। एंगुलर मोमेंटम को ना बेटा एल से डिनोट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इज मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। मैं समझाता हूँ आपको इस पॉइंट का मतलब क्या है। एच तो पता है ना बेटा आपको, एच क्या होता है। पहले तो यहाँ पे एच होता है आप लोगों का प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो एच इज़ नथिंग बट इट इज़ योर प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है सर। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा आप लोग की 6.634 इंटू में 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना। देखो जैसे मान लो कि आपके पास में क्या है, लेट से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस हो गया। अब देखो ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से घूमता है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन के पास में ऑल्सो क्या होगा बताओ आप लोगों का, मास होगा कि नहीं होगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से भी घूम रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस आर पे घूम रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, चलो ध्यान से मेरी बात को सुनना है यहाँ पे, कि जब भी आपका कोई पार्टिकल क्या करता है ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। समझ पा रहे हो बात को। अगर आपके पास में देखो, एक बार बताओ आपको मोमेंटम पता है, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम तो आप सबने पढ़ा हुआ है ना बेटा। मोमेंटम होता है सर मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता। अब एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि अगर आप लोगों का कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल आप लोगों का क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो अगर कोई पार्टिकल आप लोगों का सीधा सीधा चल रहा है, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सीधा सीधा चल रहा है, फिर तो मोमेंटम बोलोगे आप लोग, है ना। लेकिन जैसे देखो अगर मान लो एक कार है और एक कार आप लोगों की सीधी सीधी चल रही है, मतलब वो लीनियर मोशन कर रही है। लीनियर मोशन बोलने का मतलब है कि वो सीधी सीधी चल रही है। तो अगर सीधी सीधी चल रही है तो सर कार के पास में मास भी होगा और कार के पास में वेलोसिटी भी होगी, है ना। तो वो तो आप लोगों का देखो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम आ जाएगा ना, तो वो तो आपका लीनियर मोमेंटम है। लेकिन अगर आप लोगों का कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ही तो है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। जैसे कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों का सर्कुलर पाथ में चल रहा होता है ना, तो सर्कुलर पाथ में भी देखो उसके पास मास इनटू वेलोसिटी है कि नहीं है बताओ। तो वही उस केस में जो मोमेंटम होता है वो आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। समझ पा रहे हो बात को। इस केस में आपका ये क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो अगर लीनियर चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम, और ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। आर यहाँ पे रेडियस है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे घूम रहा है। तो इसमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, वो मल्टीपल होगा आप लोगों का किसके, h/2 पाई के। समझ पा रहे हो बात को। मैं आपको समझाता हूँ देखो। तो पहले तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि एल वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों का सर। एल वेक्टर का फॉर्मूला होता है एम वी आर। यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्वियस ही बात है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये आपके पास में न्यूक्लियस है ना। अब न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो फर्स्ट सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना बेटा, तो फर्स्ट सेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो कितनी रेडियस पे घूम रहा है, r1 रेडियस पे घूम रहा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो v1 है, और उसका मास कितना है, m1 है। तो मुझे आप बता सकते हो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सर उसका L1 जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना सर, वो हो जाएगा आप लोगों का, मास कितना है बताओ, m1, v कितना है v1, और r कितना है बताओ आप लोग का, r1। अभी चलो मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो इसको हटा दो, m1 v1 r1 होगा कि नहीं होगा। तो उसने बोला ये मल्टीपल होगा किसके, h/2 पाई के।
मतलब क्या है, देखो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि m1 v1 r1 ये जो बराबर होगा ना बेटा, ये h/2 पाई के मल्टीपल तो होगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के तो होगा, लेकिन वो किसके होगा, यहाँ पे आप लोग को n भी लिखना पड़ेगा। n क्या मतलब क्या है कि जिस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट सेल में घूम रहा है ना, तो बस अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, इंटू में 1 लिख देना है, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू एच तो h ही होता है, h अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई। तो मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास में h/2 पाई का एंगुलर मोमेंटम है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास में h/2 पाई का एंगुलर मोमेंटम है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट सेल में घूम रहा होगा। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आप लोगों का कौन सी सेल में घूम रहा है सर, सेकंड सेल में घूम रहा है, तो सेकंड सेल में अगर घूम रहा होगा तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, मान लो रेडियस उसकी r2 होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई, और मास कितना हो गया, मान लो उसका m2 हो गया। तो अब अगर आप देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम तो m की जगह पे m2, v की जगह पे v2, r की जगह पे r2, और सेकंड सेल में घूम रहा है तो इस n की जगह पे 2 लिख दो, तो 2h अपॉन में कितना 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ आप लोग का, h/पाई बचेगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आप लोग का सेकंड सेल में, ये कौन सी सेल में घूम रहा था आप लोग का, फर्स्ट सेल में, n मतलब शेल बता रहा है यहाँ पे कौन सी शेल में, जैसे n की वैल्यू 1 डाली तो फर्स्ट सेल में घूम रहा है, n की वैल्यू 2 डाली तो इसका मतलब कौन सी शेल में घूम रहा है, वो सेकंड शेल में घूम रहा है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड शेल में घूम रहा है, तो थर्ड शेल में उसका मास कितना हो जाएगा, अच्छा मास तो उसका चेंज नहीं होगा यार, सॉरी m1 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ m लिखेंगे यहाँ पे, है ना। सिर्फ m क्यों लिख रहे हैं बताओ आप लोग का, क्योंकि मास तो उसका चेंज नहीं होगा ना। तो मास को एक काम करो, मास को m1 ही लिख दो, अगर चाहो तो लिखना चाहते हो ना, तो m1 ही लिख दो, क्योंकि मास तो उसका चेंज नहीं होगा ना यार। इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम रहेगा, हाँ वेलोसिटी वगैरह चेंज हो सकती है, बट मास उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो m1 v3 और r3 आ जाएगा, और थर्ड शेल में घूम रहा है तो 3h अपॉन में कितना बन जाएगा, भाई n की जगह पे 3 डाल दिया ना मैंने, तो 3h अपॉन में कितना बन जाएगा 2 पाई। तो इसका मतलब अगर आप लोग का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में घूम रहा है ना, तो वो इतने एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा होगा, कितने 3h/2 पाई से, ये वो कहना चाहता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, तो वो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो h/2 पाई का मल्टीपल होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो n की जगह पे 1 डाल दो, अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल में घूम रहा है तो आप n की जगह पे 2 डाल दो। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो वो इतने एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा होगा, अगर सेकंड शेल में घूम रहा है तो इतनी एंगुलर मोमेंटम से, थर्ड शेल में घूम रहा है तो इतने एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा होगा। कितनी बात आपको समझ में आ रही है बताओ। तो यहाँ पे ये जो चीज इसने बताई ना, दिस इज द बोहर्स पोस्टुलेट, क्या बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, क्या यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो बताओ सर। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, चलो बेटा फिर। तो ये थे आप लोग के बोहर्स के पोस्टुलेट जो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो ये जो आप लोग के अगर एग्जाम में आता है ना कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम लिखो, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए आप ये पोस्टुलेट्स लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो बात आपको समझ में आएगी, उसके बाद हम लोग कुछ कैलकुलेशंस वगैरह पे चलेंगे, और फिर कैलकुलेशंस आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। देखो एक सिंपल सी बात मैं आप लोग को पूछता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास में न्यूक्लियस है ना, आप मुझे बता सकते हो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा। सर अगर हमें बताना है न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, देखो आपको पता है ना, मान लेते हैं न्यूक्लियस में, देखो मुझे बताना है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, क्यों बताना है। देखो न्यूक्लियस में आप लोगों की, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, जो भी चार्ज होता है ना बेटा, देखो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आप लोगों का प्रोटॉन, और एक क्या होता है बेटा आप लोगों का न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज है, जो भी चार्ज है प्रोटॉन का ही चार्ज होता है। और प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग किससे दिखाते हैं, जेड से। मतलब चार्ज तो प्रोटॉन की वजह से होगा, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, मान लो प्रोटॉनों की संख्या जेड है, मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, सॉरी यहाँ पे मुझे एन ही लिखना चाहिए, न्यूक्लियस पे चार्ज जो है वो प्रोटॉन की वजह से ही है, बट हमने प्रोटॉन कितने मान लिए, मान लो मेरे पास में जेड प्रोटॉन है ना। तो अब अगर मुझे बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस पे, टोटल चार्ज कितना होगा, तो चार्ज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है ना, क्यू इज इक्वल टू एन ई, आपने पढ़ा है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अगर एक प्रोटॉन होता तो 1 ही लिखते, दो प्रोटॉन होता तो 2 ही लिखते, तीन प्रोटॉन हो तो 3 ही लिखते। तो अगर मेरे पास में जेड प्रोटॉन है तो क्या लिख देंगे बताओ, जेड इंटू ई। समझ पा रहे हो बात को। अब जैसे ये न्यूक्लियस था ना बेटा आप लोग का, न्यूक्लियस में देखो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसको हम ई के बराबर लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है ना। अब ये मत सोच लेना कि देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो इतना ही होता है, और प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज को माइनस ही लिख सकते हैं, इसको प्लस ही लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो ई होता है ना आप लोगों को, देखो ये आपका प्रोटॉन का चार्ज है। अब अगर एक प्रोटॉन है तो इतने चार्ज होंगे, तो जेड प्रोटॉन है तो जेड ही चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है आप लोग का, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज मान के चल रहे हैं बेटा हम लोग, जेड ई चार्ज मान करके चल रहे हैं, ठीक है।
और मान लो इससे r डिस्टेंस की दूरी पे लेट से हमारे पास में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, है ना। इस तरीके से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा होगा सर, घूम रहा होगा, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, आप लोग का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लो कौन उसका मास क्या, इलेक्ट्रॉन का m मास है, और कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, मान लो आप लोग का v वेलोसिटी से घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा बताओ आप लोग का, न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी अंदर की तरफ खींच रहा होगा। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ किस फोर्स से खींचता है बताओ आप लोगों का। सर देखो न्यूक्लियस क्यों, देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और प्लस देखो ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगती है ना बेटा, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग कौन सी फोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर कूलम्बिक फोर्स। आप चाहो तो इसको कूलम्बिक फोर्स बोल लो, या फिर कई लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब यहाँ पे जो सेंटर न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स लग रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा बताओ आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला, जिसको हम एफ सी से डिनोट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को, एफ सी का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ ई लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता किसके बराबर होगी सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। कौन सी फोर्स के बराबर होगी सर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, सर्कुलर मोशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके प्लैनेट्स होते हैं ना, देखो बीच में कौन होता है, आप लोग का सन होता है, और सन के अगल बगल कौन घूम रहा है, आप लोग का अर्थ घूम रहा है। अब देखो सन तो अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है ना, जब सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रही होगी तो एक फोर्स से खींच रही होगी। समझ पा रहे हो बात को। तो सन मतलब अब देखो, तो सन, अब ये अर्थ देखो, अर्थ आपकी, लेकिन अर्थ सन के पास नहीं चली जाती है ना, वो तो ऐसे घूम गोल गोल घूमने लग जाती है आप लोगों की। तो सन अर्थ को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, दैट इज कॉल्ड इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ पा रहे हो बात ना, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगी होती है। तो वैसे ही क्या हो रहा है आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा आप लोगों का, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तो खींचेगा ही, वो तो कूलम्बिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। लेकिन अगर कोई जो पार्टिकल है ना, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो अंदर की तरफ भी उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। तो यहाँ पे जितनी फोर्स, जितना देखो, जितना आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ना, मतलब जितना ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अंदर की ओर खींच रहा होगा, उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, एफ सी लिख देंगे। समझ पा रहे हैं ना बात को यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। देखो सेंटर की तरफ भी एक फोर्स लगती है ना, जैसे सन अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन क्या अर्थ उसकी तरफ चली जाती है, नहीं, वो तो गोल गोल घूमने लग जाती है ना। तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वैसे ही ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो एक कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन गोल गोल भी घूम रहा है ना, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रही है बेटा आप लोग की, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहाँ पे काम करते हैं सेंट्रीपिटल, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं के, मान लो इसका चार्ज मैं Q1 बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 बोल देता हूँ। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की ZE, और इंटू में Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की E। तो के Q1 Q2 तो हो गया आप लोगों का, अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर की जगह पे देखो आर ही लिखना पड़ेगा, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल का फोर्स का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है mv स्क्वायर अपॉन में कितना, आर। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब देखो एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, के जेड ई इंटू ई करो जरा यहाँ पे, ई इंटू ई करोगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में एक आर तो चल ही रहा है आप लोग का, इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा आप लोग का, एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ देखो एम आपका मल्टीप्लाई में होगा ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन ही तो होगा, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वी स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है ना बेटा आप लोग की, ये कितनी आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आप लोग का, आर। एक्चुअल में हमें वी स्क्वायर की वैल्यू ही लिखनी होती है। आप बोलोगे सर आपने वी क्यों नहीं निकाला यहाँ से, देखो अगर आप वी निकालोगे ना, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर बन जाएगा आप लोग के पास में। देखो ना ये तो बन जाएगा। अब ये मत बोलना सर अगर स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आना चाहिए, बेटा प्लस माइनस आता है, बट यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम, तो सिर्फ अंडर रूट लिया मैंने, प्लस माइनस नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखो ना, अगर आप यहाँ से एक चीज़ को ध्यान से देखोगे, कितनी बात आपको समझ में आ रही है बताओ। क्या यहाँ तक का फंडा
आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में आई आपको बात? इसलिए मैं आप ना हम वी स्क्वायर का ही यूज़ करते हैं, वी का यूज़ नहीं करते। अंडर रूट में लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रॉब्लम को, बस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ये वैल्यू आप याद रखना, ये वैल्यू मैं एक काम करता हूँ नोट डाउन भी कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा आप लोगों का, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में कितना, एम आर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, एक एटम के लिए ना, एक एटम के लिए एक एटम की कितनी रेडियस होती है बेसिकली हम लोग उसके लिए अब फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर, इसके लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं बेटा हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे सर हम लोग फॉर द रेडियस ऑफ एन एटम, है ना। तो कैलकुलेशन किसके लिए करने वाले हो बेटा आप लोग, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, हेडिंग डाल लो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम की कितनी रेडियस होती है ना, बेसिकली उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, एटम की रेडियस का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये आपके पास में न्यूक्लियस है और मान लो इलेक्ट्रॉन आप लोग का फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो फर्स्ट सेल में देखो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगी ना आर की, तो कितनी रेडियस से घूम रहा है बेसिकली हमें यही निकालना होता है। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा ना कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू कितना होता है बताओ आप लोग का, ये होता है सर एन एच अपॉन में 2 पाई। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, एम वी आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से देखो, देखो एल की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं यहाँ से एल की जगह पे लिख सकते हैं सर एम वी आर, और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है आप लोग का, एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, तो आप ये भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एम वी आर इज इक्वल टू कितना, एन एच बाई 2 पाई होता है कि नहीं होता बताओ। एम वी आर इज इक्वल टू कितना सर, एन एच बाई 2 पाई। एक काम करो, यहाँ से देखो वी के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, उधर जाके तो डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा एन एच अपॉन में वी, देखो एम यहाँ मल्टीप्लाई में और आर भी इधर मल्टीप्लाई में है, तो क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे ना, तो एम इंटू में आर बन जाएगा। कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई बताओ। ये तो हमने एंगुलर मोमेंटम से लिखा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, और वी इज इक्वल टू कितना चल रहा था, एन एच बाई 2 पाई, 2 पाई इंटू एम इंटू आर। ठीक है, अब v इज इक्वल, एक काम करते हैं, देखो हमें ना वी स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमें बेटा किसकी वैल्यू पता है, वी स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, देखो v का स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या बनेगा, देखो एन का स्क्वायर बन जाएगा आप लोग का, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर तो एन का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये बन जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, पाई का स्क्वायर कितना बन जाएगा पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर कितना बन जाएगा एम स्क्वायर, और आर का स्क्वायर कितना बन जाएगा आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई बेटा बताओ, कि यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो यस सर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो ना बेटा, तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या ये लिख सकता हूँ मैं, यस सर वी स्क्वायर की जगह पे आप ये लिख सकते हो। तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, के जेड ई स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह पे ये लिख देना के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। तो के जेड ई स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली थी और यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम आर, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना चल रहा है बेटा आप लोग का, इज इक्वल टू में चल रहा है सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, स्क्वायर भी है एम स्क्वायर भी है आर स्क्वायर भी है। अब जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे बेटा, क्या दिक्कत है बताओ, यहाँ से कोई दिक्कत थोड़ी ना आने वाली है। देखो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होना है इसने, समझ पा रहे हो बात को, अगर ये डिवाइड में है तो उधर जाके तो मल्टीप्लाई होगा नहीं है। देखो मैं आपको करके बता देता हूँ, चलो ये है ना आपके पास में के जेड ई स्क्वायर है, और इक्वल टू में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो एम आर यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एम आर। तो एक एम से देखो एक एम कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, मतलब यहाँ यहीं से कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, एक एम से एक एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई बताओ बेटा, कि यहाँ तक का फंडा आप लोग को क्लियर है। अब बाकी जो चीज़ बची है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे बेटा, के जेड ई स्क्वायर
इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। देखो यहाँ से तो एक एम कट गया था ना, तो एक एम बचेगा, एक आर बचेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? बताओ बेटा आप लोग को, क्या यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब एक काम करो, ये आर देखो इधर डिवाइड में ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें आर के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो आर इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर इंटू में के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में कितना बचेगा बेटा 4 पाई स्क्वायर, और इंटू में कितना चल रहा है, एम भी चल रहा है। अब ये मल्टीप्लाई में ना के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो देखो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, आर इज इक्वल टू ये देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ऐसे ठीक है। ये के जेड ई स्क्वायर किस में बताओ आप लोग को, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में एम इंटू में के जेड ई स्क्वायर। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? बताओ बेटा, 4 पाई स्क्वायर एम और साथ में कितना के जेड ई स्क्वायर। यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बस अब यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना बेटा अगर हम लोग, तो कितना बनेगा आप लोग का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आप लोग का ऐसे ही ठीक है। यहाँ से देखो 4 पाई स्क्वायर है ना, देखो एक काम करते हैं, देखो 4 पाई स्क्वायर एम ऐसे ठीक है। के की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू तो आप सबको पता है ना बेटा, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो के की वैल्यू इसको पुट कर देंगे, 4 पाई स्क्वायर एम तो ऐसे ही चल रहा है, इंटू में के की जगह पे कितना डाल दिया आप लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों का, जेड ई स्क्वायर तो चल ही रहा है आप लोगों का। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, देखो एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा आप लोग का। तो कितना बच गया बताओ आप लोग का, ये बचेगा सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में, देखो एक पाई बचा हुआ है ना, इस पाई को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, एक एम बचा है सर, उस एम को भी रहने दो आप लोग, और इंटू में जेड ई स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो जेड ई स्क्वायर ही तो बनेगा। बताओ आप लोग का पाई एम जेड ई स्क्वायर ही तो बनेगा ना सर। और अपॉन में देखो कितना चल रहा है आप लोग का, एप्सिलॉन नॉट, तो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, नीचे चल रहा है ना एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, आर की वैल्यू आ जाएगी सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में कितना बनेगा बेटा, बताओ आप लोगों का, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला गया आप लोगों का, साथ में कितना बन रहा है, पाई एम और जेड ई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर मैं काम करूँ, थोड़ा सा इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ ना, तो क्या इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो बताओ? इसको देखो रीअरेंज करके लिखते हैं, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है। देखो ये एच स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट को मैंने पहले लिख दिया। भाई ये बात तो सब मल्टीप्लाई में है ना, और मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, दोनों का आंसर तो 6 ही आना है ना। तो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को मैंने पहले लिख दिया, और नीचे कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, नीचे चल रहा है, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने पाई को भी इंटू में एम को भी और इंटू में ई स्क्वायर को भी, इसको भी एक साथ लिख दिया, पाई एम और ई स्क्वायर को भी मैंने एक साथ लिख दिया, पाई एम और ई स्क्वायर को भी एक साथ लिख दिया। देखो ऊपर क्या बचेगा, एन स्क्वायर बचे सिर्फ ऊपर, तो एन स्क्वायर लिख दो, और अपॉन में, ये सब मल्टीप्लाई में ही तो चल रहा है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, और इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों का, जेड चल रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दिया और पाई एम ई स्क्वायर को अलग लिख दिया। एक्चुअली में ये सारी कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज होती हैं बेटा आप लोग की, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, ऑल दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, है ना। ये सारी की सारी क्या होती है बेटा आप लोग की, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। सिर्फ एन और जेड तो बदलता जाएगा ना। देखो एन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में रिवॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी शेल में रिवॉल्व कर सकता है। और जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या, ये भी बढ़ती और घटती जा सकती है ना। सोचो ना, अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो जेड 1 हो जाएगा, हीलियम लेते हो तो जेड की वैल्यू 2, मतलब ये वैल्यूज बदल सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे बदलती हैं, ठीक है। बट ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना आप लोग की। अभी काम करते हैं, इस वैल्यू को निकाल सकते हो क्या आप लोग? देखो वैसे तो टीचर आपको डायरेक्ट रटा देते हैं, इस वैल्यू को मैं निकाल के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या है हमारे पास में, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, यही तो बताओ आप लोग का, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना है बेटा आप लोग का, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को एक काम करते हैं, निकाल देते हैं। देखो एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.634 इंटू में कितना 10⁻34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। देखो आपको याद नहीं करना ही है, आपको जस्ट जो मैं अभी रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा ना, वो आपको जस्ट याद करना है। बट फिर भी कैसे आती हैं वैल्यूज़ ये देख लो, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, क्योंकि कई बच्चों को ना कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो मैं चाहता हूँ उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। एम की वैल्यू कितनी होती है, 9, एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31।
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर। यहाँ तक की अब मैं इसकी देखो अप्रॉक्स वैल्यू निकालता हूँ। देखो अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करना हूँ, जरा ध्यान से सुनना तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। देखो यहाँ पे h का स्क्वायर है ना, तो इस पूरे का भी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आप लोग का 6.6 का स्क्वायर है ना सर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो 6.6 लिखा हुआ है ना, मैं सिर्फ 6 मान के चल रहा हूँ। देखो 6.6 को मैंने सिर्फ कितना मान लिया बेटा, 6.6 को मैं सिर्फ और सिर्फ 6 मान के चल रहा हूँ। तो 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, 36 इंटू में 10 की पावर 34 इंटू 2 करना जरा, तो 2 4 से कितना आ जाएगा 8 और 2 3 से कितना आ जाएगा 6, तो माइनस का 68 आ गया। इंटू में जरा इसको चेक करना, 8.85 को ना थोड़ी देर के लिए सिर्फ 8 लिखता हूँ मैं, तो 8 लिखा, 10 की पावर कितना चल रहा है, माइनस का 12 चल रहा है। टेंशन मत लेना, सही आंसर आएगा अभी भी, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब 3.14 को मैं 3 मान रहा हूँ और 9.1 को मैं 9 मान रहा हूँ। अप्रॉक्स आंसर सही चाहिए ना अपने को, तो 3 9 से कितना आ जाएगा आप लोग का 27 आ जाएगा सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ तक आपको दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ। अब देखो जरा ध्यान से आप बात को समझना, ध्यान से आप बात को समझना। तो ये तो हम लोगों ने कर दिया, 3.14 आ गया आप लोगों का, 9.1 भी आ गया एम की वैल्यू है ना, और 10 की पावर माइनस 31 तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 9 27 आ गया, 10 की पावर माइनस 31 ऐसे ही चल रहा है। इंटू में देखो 1.6 का स्क्वायर अगर आप करोगे, 1.6 का स्क्वायर का मतलब क्या है बताओ, 1.6 इंटू 1.6, इसको सॉल्व करना जरा। 6 6 36 कैरी 3, 6 1 6 प्लस 3 कितना 9, 1 6 6 और 1 1 कितना बताओ 1, तो 6 9 6 प्लस 15 कैरी 1 1 प्लस 1 2, में जोड़ दोगे ना इनको, इतना तो आता होगा आपको, पॉइंट के बाद 8 डिजिट, पॉइंट के बाद 8 डिजिट, तो 2.56। अब 2.56 आ रहा है ना, मैं 2 मान रहा हूँ, जस्ट 2.56 आ रहा है बेटा, मैं इसको जस्ट 2 मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लेना। देखो 1.6 का स्क्वायर किया ना, तो 1.6 इंटू 1.6 कितना आ रहा है, 2.56 आ रहा है, तो मैंने इसको जस्ट 2 माना। और इंटू में 10 की पावर कितना चल रहा है, माइनस 19 इंटू 2 करोगे तो 2 9 18 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 कितना 3, माइनस का 38 आ गया। कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है बताओ बेटा। अगर यहाँ तक की बात समझ में आती है आप लोगों को तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब एक काम करो, 36 इंटू 8 करना जरा, 36 इंटू 8 करेंगे सर, तो 8 6 48 कैरी में 4, 8 3 24 प्लस कितना, 8 6 48 कैरी 4, 8 3 कितना 24, 24 प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 28 288 आ जाएगा सर। तो ये तो आ गया 288 इंटू में 10 की पावर, देखो माइनस 68 ही जुड़ जाएंगे ना, माइनस 68 माइनस 12 जोड़ दो जरा, ये जुड़ तो जाएगा, माइनस का 68 और माइनस का कितना 12। देखो जो 10 की पावर है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये तो देखो ये 10 की पावर नीचे नेगेटिव वाली है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस 31 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस 31, और माइनस 38 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का प्लस 38। इन सबको तो मैंने इस तरीके से लिख दिया ना। अपॉन में कितना चल रहा है बताओ, 27 इंटू 2 करोगे ना, तो 27 इंटू 2 कितना होता है 54, करके देख लो। 27 इंटू 2 कितना होता है बेटा आप लोग का 54 होता है, करके दिखा दूँ क्या। 27 इंटू 2, 2 7 14 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, तो 54 हो गया, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ 54 बचा, बाकी 10 की पावर तो मैं सारी ऊपर लेके चला गया था, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको भी मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 288 है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 290 मानता हूँ, और आपके पास में कितना बताओ 54, इसको थोड़ी देर के लिए 55 मान लेता हूँ। अब एक काम करो 5 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 से कितना बचेगा आपका 25, 4 बचेगा, 5 8 से 40 और 5 1 से 5, 5 1 से 5, 11 बचेगा। अब 58 को तो 11 से डिवाइड कर सकते हो ना आप लोग, करके दिखाता हूँ मैं, देखो आपको 58 को डिवाइड करो जरा 11 से, तो 11 5 से कितना बन जाएगा 55, और 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा बताओ आप लोग का 3 बचेगा सर। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लगा सकते हैं, इधर 0 आ जाएगा आप लोगों का। 11 2 से कितना आ जाएगा आपके पास में 22, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 5.2 तक ही छोड़ देते हैं आंसर को, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 5.2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके, यहाँ पे अप्रॉक्स 5.2 आ रहा है। इंटू में 10 की पावर, चलो सॉल्व कर दो इनको भी। देखो माइनस 68 माइनस 12, पहले माइनस माइनस जोड़ दो या प्लस प्लस जोड़ दो, आपकी मर्जी। 8 और 1 कितना हो जाएगा प्लस का 9, और 3 और 3 कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का 6, और माइनस में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों का, ये तो प्लस का 69 है ना, माइनस का कितना चल रहा है बताओ 8 प्लस 2 कितना 10 कैरी 1, और 6 प्लस 1 7 और 8 80 आ जाएगा ना कि नहीं आ जाएगा बताओ आप लोगों का। देखो ना 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 6 प्लस 7 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 कितना 80, तो 80 में से 69 घटाना जरा, 80 में से 69 घटाओगे तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, और 7 में 6 गया तो कितना बचेगा बताओ आप लोग को 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो कितना आ रहा है आपकी वैल्यू 5.2 इंटू में 10 की पावर माइनस 80 प्लस 69 कितना आ गया बताओ माइनस का 11। अब एक काम करो, अगर मैं पॉइंट को क्या करता हूँ इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, है ना, तो पॉइंट को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, भाई इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं ना,
0 मानने से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पॉइंट को अगर मैंने इधर शिफ्ट करिए तो क्या बन गया 0.52 बन जाएगा। इंटू में कितना आ गया 10⁻⁻1 11। अब देखो आपने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया बेटा, लेफ्ट में, और लेफ्ट में कितना डिजिट शिफ्ट किया, सिर्फ एक डिजिट। तो लेफ्ट में अगर एक डिजिट शिफ्ट किया ना तो प्लस का 1 लिखते हैं। पॉइंट को देखो हमने लेफ्ट डिजिट में शिफ्ट किया ना प्लस का 1, तो +1 लिख दिया मैंने, सर एक ही तो करा तो +1 हो गया। तो कितना आ गया 0.52 इंटू में 10⁻11 + 1 कितना होता है -10। और 10⁻10 को पता क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। और इसका जो आंसर आता है ना बेटा, मैं बताता हूँ इसको आंसर कितना आता है। इस वैल्यू को जब सॉल्व करते हो ना आप लोग, देखो इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 0.52 एंगस्ट्रॉम। और जो एग्जैक्ट आंसर आता है पता कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो सोचो कितना कैलकुलेशन हमने जब इजी कर दी। अभी देखो मैंने करा है तो आपको दिक्कत लगी होगी कि सर आपने तो बहुत बड़ा कर दिया, बट जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा आप लोग की 0.53 आ गई, और एंगस्ट्रॉम में आ रही है ना ये वैल्यू, तो यहाँ मैं एंगस्ट्रॉम भी लिख लेता हूँ, ठीक है। साथ में कितना चल रहा है आप लोग का n² अपॉन में कितना z। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतनी रेडियस निकल के आती है बेटा आप लोग की, किसी भी एटम के लिए इतनी रेडियस निकल के आती है। और ये वैल्यू किस में आ रही है बेटा आप लोगों की, एंगस्ट्रॉम में आ रही है। किस में आ रही है बेटा आप लोग की ये वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में आ रही है। यहाँ तक की आपको बात समझ में आ रही है, बताओ 0.53 n² अपॉन z, एंगस्ट्रॉम हमारा 0.52 आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻10 तो एंगस्ट्रॉम बन गया ना, तो 0.52 एंगस्ट्रॉम ही तो आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब मान लो अगर मैं बात करता हूँ, चलो पहले मैं इस रेडियस को नोट कर लेता हूँ, 0.5253। तो रेडियस कितनी आ रही है बेटा आप लोग की, r इज इक्वल टू आ रहा है बेटा आप लोग का 0.53 अपॉन में, अपॉन तो कुछ नहीं आ रहा, 0.53 आ रहा था सिर्फ, n² अपॉन z, n² अपॉन z। और ये वैल्यू किस में आ रही है बेटा आप लोग की, एंगस्ट्रॉम में आ रही है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम पता है ना आप लोग को, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखोगे ना, अगर हम देखो हम लोग बेसिकली बोहर ने जो बातें करी थी ना वो हाइड्रोजन एटम के लिए बातें करी थी। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें ना, सो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए देखोगे ना तो हाइड्रोजन एटम के लिए पता क्या होगा, देखो हाइड्रोजन एटम में जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हाइड्रोजन एटम में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही होते हैं ना भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन एटम में, 1 ही होते हैं, तो जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि आपका, जैसे मान लो ये आपके पास में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसकी क्या है, फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल है तो एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी सर। तो यहाँ पे कुछ रेडियस होगी ना आप लोग की। तो हाइड्रोजन की, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा होगा, अब आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास में रेडियस का फॉर्मूला है ना। देखो आर इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला है आपके पास में, 0.53 इंटू में एन की जगह पे कितना पुट कर लोगे भाई, अगर फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो एन की जगह पे 1 पुट कर लोगे आप लोग। तो एन की जगह पे 1 पुट करो जरा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में जेड की वैल्यू भी 1 ही हो गई, एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.53 1 अपॉन, देखो 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी R1 की वैल्यू आ गई। R1 बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर आपकी फर्स्ट सेल में घूम रहा है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर आपकी फर्स्ट सेल में घूम रहा है तो वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे घूम रहा होगा, 0.53 एंगस्ट्रॉम से। अगर मान लो वो सेकंड सेल में घूम रहा है तो भी आप रेडियस निकाल सकते हो ना, बताओ आप कैसे रेडियस निकाल दोगे बताओ। यहाँ पे अब देखो एन की जगह पे 2 पुट कर देना, जेड तो 1 ही होगा ना, जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी। देखो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 0.53 n² अपॉन में, जेड की जगह पे तो 1 ही लिखेंगे ना यार, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 ही होते हैं, तो जेड की जगह पे तो सीधा 1 ही आ गया। n² अपॉन 1 तो n ही होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 0.53 n², और ये किस में आएगा बेटा आप लोग का, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो बस अगर आपको निकालनी है, अब जैसे मान लो सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, जैसे मान लो ये सेकंड शेल में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस रेडियस से घूम रहा होगा वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, R2 लिख देंगे 0.53 इंटू में एन की जगह पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सेकंड शेल में घूम रहा है तो 2 का स्क्वायर, और एंगस्ट्रॉम तो चल ही रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आप लोग का, 4 इंटू में कितना 0.5, 5 लिख देते, 0.53 0.5 लिख दो, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ रहा है 4 5 20 कैरी 2 और 4 0 0 2, तो यानी कि 2.0 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2 एंगस्ट्रॉम से घूम रहा होगा। सेकेंड रेडियस में कौन सी वाली से घूम रहा होगा आप लोग का, 2 एंगस्ट्रॉम से। ऐसे एन इज इक्वल टू 3 के लिए भी निकाल सकते हो बेटा आप लोग, एन इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है ना, तो यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, मतलब अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड रेडियस में मतलब थर्ड शेल में घूम रहा है,
तो रेडियस कितनी होगी उसकी, R3 हो जाएगी। तो R3 की जगह पे पुट कर दो ना 0.53 इंटू में n की जगह पे कितना पुट कर दोगे 3 का स्क्वायर, और साथ में ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ रही होगी आप लोग की। समझ पा रहे हो बात को? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, अब हाइड्रोजन एटम के, इवन कोई भी एटम हो, अगर आपके पास मान लो सोडियम होता तो सोडियम में Z की जगह पे कितना लिख दोगे बताओ आप लोग। मान लो आपके पास में सोडियम है, तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं बताओ, 11 होते हैं। तो Z की जगह पे कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और अगर फर्स्ट सेल में देखना है तो फर्स्ट सेल में n की जगह पे 1 पुट कर देना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी एटम की रेडियस का कैलकुलेशन कर सकते हो। अब कल हम लोग वेलोसिटी और एनर्जी का देख लेंगे कि एनर्जी और वेलोसिटी कितनी होती है अगर एटम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एंड देन दिस विल बी योर फिनिश्ड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।